भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बिगड़ रहे हैं और रिश्ते बिगड़ने का कारण है कनाडा में कुछ खालिस्तानी उग्रवादियों का मारा जाना। पाकिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर has been shot dead in Canada. कनाडा का कहना है कि इन घटनाओं के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है और बिश्नोई के साथ खड़ी है भारत सरकार। Canada has alleged a Lawrence Bishnoi link in all of this. और क्या ये संभव है? भाई जिसने भी मारा, इसमें परेशानी क्या है किसी? कहीं भारत पर अगला आरोप नरसल्ला को मारने का ना लग जाए। कहीं पेजर अटैक्स में तो भारत का हाथ नहीं था। ऑन द सीरियस नोट, क्या सही में लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर भारत सरकार खालिस्तानियों को ठोक रही है, या फिर जस्टिन ट्रूडो के गले में कोई ऐसी फांस अटकी हुई है जो ना उगली जा रही है और ना सटकी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत और कनाडा के बीच में एक द्वंद्व शुरू हो गया है और इन दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं ना, वो हमेशा से ही बहुत अधिक अच्छे नहीं रहे हैं। हाँ, बहुत अधिक खराब भी नहीं रहे हैं। 2010 में कनाडा के प्रधानमंत्री हार्पर थे और उनके कार्यकाल में भारत कनाडा के जो रिश्ते थे उन्होंने मजबूती पकड़ी थी। 2010 में कनाडा भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता पर चर्चा चल रही थी। फिर 2011 आया और 2011 को कनाडा ने कहा कि ये वर्ष भारत का वर्ष है। और फिर 2015 में जस्टिन ट्रूडो की सरकार बनने से ठीक पहले कनाडा ने भारत को यूरेनियम बेचने के लिए तैयारी भी कर ली थी। लेकिन 2015 में ट्रूडो की सरकार बनी। कुछ सबूतों के आधार पर यह कहा गया कि ट्रूडो की जीत में चाइना का हाथ था। इसीलिए ये सरकार के आते ही कनाडा का जो संबंध था वो भारत से बिगड़ने लगे और यह चाइना के प्रति उनके झुकाव को भी दर्शाने लगी। सत्ता में आने के बाद से ही जस्टिन ट्रूडो लगातार भारत के खिलाफ अपने रवैये को दर्शाते रहे हैं। 2018 में ट्रूडो ने भारत की यात्रा की और इस यात्रा के दौरान यहाँ के खालिस्तानी समर्थक अटवाल को अपने डिनर पर आमंत्रित किया, जिससे उसकी भारत यात्रा पर आने की जो मंशा थी उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। फिर 2020 में भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर ट्रूडो सरकार ने बड़ी बड़ी टिप्पणियां कर दी, जिस पर भारत ने ये कहा कि भाई ये देखो, ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें हस्तक्षेप मत करो। फिर ये जो भारत और कनाडा के रिश्ते हैं उनकी कड़वाहट अपने शीर्ष पर तब जाती है जब 2021 में ट्रूडो की पार्टी ने जगमीत सिंह के न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। और ये जगमीत सिंह कोई आम नेता नहीं था, बल्कि कनाडा में बैठे खालिस्तानी समर्थकों का नेता था। और इस प्रकार की अनेकों घटनाएं बार बार कनाडा की ओर से होती रही और भारत के बार बार कहने पर भी ट्रूडो सरकार खालिस्तानियों के प्रति बहुत ही विनम्र रहा। परंतु जून 2023 में भारत द्वारा घोषित आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को उसके ही पिकअप ट्रक में किसी ने गोली मार दी। और फिर आया सितंबर 2023 का वो समय जब ट्रूडो ने ना आव देखा ना ताव और निज्जर की हत्या का दोष भारत के ऊपर डालते हुए कहा कि निज्जर की मृत्यु भारत द्वारा कराई गई है और उनके पास इसका पुख्ता सबूत भी है। भारत ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। फिर इसका उत्तर देते हुए अक्टूबर 2023 में भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा पर हमला बताया और कनाडा के 41 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। इस वर्ष फिर से अक्टूबर में ट्रूडो को भारत का बुखार चढ़ गया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कनाडाई पुलिस RCMP ने भारत पर गंभीर आरोप लगाते हुए करी। RCMP ने कहा कि भारत सरकार अपने एजेंट्स के माध्यम से साउथ कनाडाई की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप तथा उग्रवाद को बढ़ावा दे रही है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सारे आरोप बिना सबूतों के लगाए जा रहे थे। फिर एक जर्नलिस्ट ने RCMP से पूछा कि भारत किन के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है, तो पुलिस ने ये कहा, So yes, I mean it is targeting the South Asian community, but what we've seen is there's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada or members of the pro-Khalistan movement. तो भाई बेसिकली वहां की पुलिस ये कह रही है कि भारत ने उनके घर में घुसकर खालिस्तानी आतंकियों को मारा है और जिस निज्जर के नाम पर ये तब से रो रहे हैं वो खुद भी एक डेजिग्नेटेड आतंकी ही था। तो देखो भाई, अगर ये भारत ने किया है तो बहुत बढ़िया किया है और करना भी चाहिए, और ये भारत ने नहीं किया है और जिसने भी किया है तो उसने भी बहुत बढ़िया ही किया है, उसको भी करना ही चाहिए। वैसे अमित शाह से ना इस वजह से मिलता जुलता एक प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि ये जो बात कनाडा अब कर रहा है ऐसी बात पाकिस्तान पहले कर चुका है। तो ये प्रश्न जब अमित शाह से पूछा गया तो अमित शाह ने क्या कहा वो देखो। लेख आया जिसमें कहा गया कि 2020 के बाद 20 ऐसी टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं पाकिस्तान में
जिसमें उनको लग रहा है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, भारत की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका हाथ है कि जो भारत के दुश्मन है पाकिस्तान में, एक के बाद एक कोई आके उनको मार देता है। क्या हो रहा है सर ये? भाई जिसने भी मारा, इसमें परेशानी क्या है किसी को? लेकिन ये सब ना कायास है और किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि भारत वहां पर जाकर घुसकर मार रहा है। और भारत का जो ऑफिशियल स्टैंड है वही वो यही है कि हमने तो ये सब कुछ नहीं कराया, और कनाडा का कहना है कि भारत ने ही कराया है। तो इसी पर आगे बढ़ते हुए कनाडा ने भारत के 6 एम्बेसडर्स को वापस भेज दिया। तो भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 6 कैनेडियन एम्बेसडर्स को यहां से वापस भेज दिया। फिर इन सभी बिंदुओं पर भारत सरकार ने अब तक की अपनी सबसे कड़ी प्रतिक्रिया दी। जो आज तक के इतिहास में विदेशी मामलों में सबसे तीखे शब्द कहे जा सकते थे वो भारत ने कह दिए। 14 अक्टूबर 2024 को मीडिया सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कनाडा के ट्रूडो सरकार को खालिस्तानी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने का आरोप लगा दिया। इसके साथ ही बिना सबूतों के भारत पर बेबुनियादी आरोप लगाने का इल्जाम देते हुए आरोपों को खारिज कर दिया गया, और यह भी याद दिलाते हुए कहा गया कि कैसे ट्रूडो की सरकार एंटी इंडिया एलिमेंट्स और सेपरेटिस्ट से अपने वोट बैंक को बढ़ाते हुए अपनी राजनीति चमका रहे हैं। फिर भारत ने अपने डिप्लोमेट संजय वर्मा पर लगे आरोपों को नकारते हुए उनकी तारीफ की और कहा कि कैसे उन्होंने अपने 36 वर्ष के करियर में जापान, सूडान, इटली, टर्की, वियतनाम तथा चाइना जैसे देशों में अपने राजनयिक कार्यों को बेदाग तरीके से किया था। इन सभी मुद्दों में सबसे मजेदार बात वो थी जब कैनेडियन पुलिस ने बिश्नोई गैंग का नाम ले लिया। आरसीएमपी ने आरोप लगाते हुए ये कहा कि भारत की राजनयिक बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर कनाडा में आग फैलाने का काम कर रहे हैं। वही लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसने अभी बाबा सिद्दीकी की मृत्यु की जिम्मेदारी ली थी, जिसका अगला लक्ष्य सलमान खान बताया जा रहा है। बिश्नोई गैंग का नाम आने का एक मुख्य कारण यह भी है कि यह गैंग एंटी खालिस्तानी है और इसने ही बब्बर खालसा की विचारधारा से प्रभावित सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की भी जिम्मेदारी ली थी। लेकिन क्या लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले को इसलिए मरवाया क्योंकि वो खालिस्तानी विचारधारा रखता था? ये बात बोलना अपने आप में बहुत बड़ा क्लेम है जिसके पीछे का कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, कॉन्स्पिरेसी थियरीज बनाई जा सकती हैं और बनाई जा भी रही हैं। अब चलिए कनाडा के इस वाद विवाद को अगले अध्याय में ना और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कनाडा की सरकार और प्रशासन भारत पर जो आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे कनाडा और अन्य कई स्थानों पर होने वाली कुछ घटनाएं हैं। वो घटनाएं जो कनाडा की राजनीति में तख्ता पलट तक करवा सकती हैं, और सारी चिंता वही है। Credible allegations that agents of the government of India were directly involved in the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar, on Canadian soil. 2023 में कैनेडियन सरकार ने भारत की सरकार के एजेंसीज पर आरोप लगाए थे कि कनाडा में हुई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल हत्याओं में उनका हाथ है, जिसमें प्रमुख नाम हरदीप सिंह निज्जर का था, जिसे एक अज्ञात व्यक्ति ने कनाडा के गुरुद्वारे के सामने समाप्त कर दिया था। इसी कांड को और ऐसी कई अन्य घटनाओं को आधार बनाकर ही कनाडा भारत पर आरोप लगा रहा है। भारत की तरफ से तो सीधे सीधे पहले ही इन एलिगेशंस को डिनाई कर दिया गया था, पर खालिस्तानियों के साथ ना कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे उनकी हवा टाइट हुई पड़ी है। चलिए वो घटनाएं देखते हैं। रिपुदमन सिंह मलिक 1985 में एयर इंडिया के फ्लाइट को उड़ाने का आरोपी जुलाई 14, 2022 को अचानक कनाडा के सरे नगर में उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। कनाडा सरकार भारत का रोल ढूंढ रही है इस घटना में, पर मिला कुछ नहीं है। अगली घटना मार्च 2023 की है, जब एक प्रो खालिस्तानी रैली ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। ऊपर से तो ये एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट लग रहा था, लेकिन जल्दी ही इस प्रोटेस्ट का असली रंग दिखा। इस प्रोटेस्ट को अवतार सिंह खंडा ने ऑर्गेनाइज करवाया था, और उस रैली की आड़ में जैसे ही मौका मिला इन्होंने भारतीय दूतावास पर हमला कर दिया था। इस घटना के कुछ ही महीनों बाद यानी कि जून 16, 2023 को बर्मिंघम के एक हॉस्पिटल में अपने ब्लड कैंसर का इलाज करवा रहा अवतार सिंह खंडा अज्ञात रूप से मृत पाया जाता है। औपचारिक रूप से कुछ भी स्पष्ट नहीं है, परंतु इसे पॉइजनिंग का केस माना जाता है, जो डॉक्टरों के मुताबिक असंभव है। अब वो घटना जिसने दो देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों को तार तार कर दिया। बात हो रही है निज्जर की, और घटना है जून 18, 2023 की। निज्जर खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चेहरा था जो पृथक खालिस्तान बनाना चाहता था। 18 जून को एक अज्ञात व्यक्ति ने सरे के गुरुद्वारे के सामने निज्जर को गोली मारकर समाप्त कर दिया, और अब इस मुद्दे को उठाकर कनाडा भारत पर आरोप लगा रहा है। परंतु इन सारी घटनाओं के बीच एक घटना ऐसी होगी जिससे इस पूरे प्रकरण में एक किरदार की एंट्री हो जाती है। हत्या हुई खालिस्तानी लीडर सुखदूल सिंह की, और जिम्मेदारी उठाई
बिश्नोई गैंग ने। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई नाम आपने सुना होगा और ये भी जानते होंगे कि ये वही व्यक्ति है जिसने सलमान खान की एक तरीके से सुपारी उठाई हुई है, पर आप शायद नहीं जानते होंगे कि इसका खालिस्तान के खिलाफ भी एक मोर्चा खुला हुआ है। लेकिन खालिस्तानियों के साथ इसके रिश्ते भी काफी जटिल हैं। NIA यानी कि भारत की एक सरकारी संस्था की चार्जशीट के हिसाब से ये लॉरेंस बिश्नोई ही है जो भारत, थाईलैंड और कनाडा में खालिस्तानियों की सहायता कर रहा है। एक्सटॉर्शन जैसे जघन्य अपराध से जो भी पैसा मिलता है वह उसे खालिस्तानियों की फंडिंग में लगा देता है। NIA को यह भी पता चला है कि ड्रग्स और आर्म्स ट्रैफिकिंग का पैसा भी खालिस्तानी फंडिंग में जा रहा है। NIA के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, लेकिन एक कड़ी ऐसी भी थी जो जुड़ नहीं रही थी। अगर बिश्नोई ही खालिस्तान को समर्थन दे रहा था तो सवाल उठा ये कि बिश्नोई ने खालिस्तानियों के विरुद्ध मोर्चा क्यों खोला। इसके पीछे भी एक कारण है, खालिस्तानियों का बिश्नोई गैंग के दो खास लोग गुरलाल और मुंडेरिया की हत्या में हाथ होना। तो इन सारी बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत सरकार की एजेंसीज तो बिश्नोई को खालिस्तानी संस्थाओं का समर्थक मानती हैं, परंतु बिश्नोई को भी कुछ पर्सनल दुश्मनी है खालिस्तानी समर्थकों से। ऐसे में असली कारण क्या है भारत कनाडा के बिगड़ते रिश्तों का, या असली कारण जो है वो कनाडा की राजनीति में छुपा हुआ है? चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जो पेड़ भूमि पर जितना बड़ा दिखाई देता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। इसी प्रकार भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव के जो कारण हैं वो भी कई सारे हैं और कई वर्षों पुराने हैं। तो चलिए इतिहास बताने की इस परंपरा के अनुसार पुरानी घटनाओं से प्रारंभ करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के साथ ही कनाडा ने भारत को एशिया में एक अहम खिलाड़ी मानना शुरू कर दिया था। शीत युद्ध के दौरान भारत कनाडा की आर्थिक मदद पाने वाला सबसे बड़े देशों में शामिल था। कनाडा ने कोलंबो प्लान के तहत भारत के सिविल न्यूक्लियर कार्यक्रम को अनुदान भी दिया था, लेकिन सब कुछ हंकी डोरी नहीं था। इन दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्तों का प्रारंभ होता है वर्ष 1948 में, जब कनाडा ने कश्मीर में जनमत संग्रह का समर्थन कर दिया था। फिर उसके बाद 1974 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो कनाडा ने बड़ी नाराजगी दिखाई, और फिर भारत की ओर से 1998 में किए गए परमाणु परीक्षण के दौरान भी दोनों देशों के रिश्तों में तनाव देखा गया। फिर उसके बाद भारत में सिख अलगाववादियों की ओर से एक अलग देश की मांग के आंदोलन ने 80 के दशक में जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। 1984 में सिख अलगाववादियों ने भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी, और उसके मात्र एक साल के बाद 1985 में कनाडा में रहने वाले कुछ खालिस्तानी अलगाववादी समूह ने 1985 में एयर इंडिया विमान में बम विस्फोट करा दिया था। टोरंटो से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में एक धमाका हुआ और उसमें सवार सभी 329 लोग, उनकी मृत्यु हो गई। बताया यह गया कि 1984 में स्वर्ण मंदिर से भिंडरनवाले के समर्थक चरमपंथियों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसके विरोध में इस काम को अंजाम दिया गया है। खालिस्तानी अलगाववादियों को लेकर भारत और कनाडा के रिश्ते हाल में तब और अधिक खराब हो गए जब कुछ माह पहले ब्रैम्पटन में एक परेड के दौरान एक झांकी दिखाई गई, और उस झांकी में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को खून से सनी साड़ी में दिखाया गया। पगड़ी पहने लोग उन पर बंदूक ताने खड़े थे और झांकी में एक तख्ती पर लिखा हुआ था, श्री दरबार साहिब पर हमले का बदला। खालिस्तान के मुद्दे को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनाव हमेशा से ही बहुत अधिक रहा है, और यही मुख्य कारण है कि 1973 से 2015 के बीच किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने कनाडा की द्विपक्षीय यात्रा नहीं की, सिवाय मनमोहन सिंह के, जो 2010 में G20 शिखर सम्मेलन के लिए टोरंटो गए थे। फिर वर्ष 2015 आता है और जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में कनाडा की लिबरल्स पार्टी सरकार में आती है, और उस समय के कई विश्लेषकों का यह मानना था कि ट्रूडो का आना भारत और कनाडा के रिश्तों के भविष्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा, और वैसा ही हुआ। भले ही मोदी ने 2015 में अपने कनाडा की यात्रा से संबंधों को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया हो, लेकिन संबंध कठिन रहे हैं, और ट्रूडो की 2018 में भारत की वापसी यात्रा विवादों में घिरी रही थी। फिर जैसा कि पहले भी बताया गया है कि जून 2023 में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सरे बाजार कर दी गई थी, और 18 सितंबर को कनाडा की संसद में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह बयान दे दिया था कि निज्जर की हत्या के पीछे कोई और नहीं है, भारत सरकार की खुफिया एजेंसी का हाथ है। पर यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इन खालिस्तानियों को इतना समर्थन कनाडा में मिलता क्यों है? तो चलिए इसको संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। कनाडा का पार्लियामेंट है, और उस पार्लियामेंट में पूर्ण बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को लोकसभा में 338 सीटों में से 170 सीटें जीतनी आवश्यक होती हैं। कनाडा में 2015 में ट्रूडो ने भारतीय मूल के 19 लोगों को बहुमत पूर्ण करने के लिए चुना था, और इनमें से 17
ट्रूडो की लिबरल पार्टी से थे। सिखों के प्रति उदारता के कारण कनाडाई पीएम को ना मजाक मजाक में वहां के लोग कहते हैं जस्टिन सिंह ट्रूडो। अब फिर हुआ ये कि पिछले चुनावों में ट्रूडो की पार्टी को मात्र 156 सीटें मिली। उनकी पार्टी बहुमत यानी 170 से 14 सीटें पीछे रह गई थी। वहीं जगमीत सिंह, उसकी पार्टी को 2021 के इलेक्शन में 24 सीटें मिली थी। तब फिर जगमीत सिंह ने ट्रूडो को समर्थन दे दिया। तो भाई बेसिकली सरकार जो चल रही थी वो जगमीत सिंह के समर्थन के कारण चल रही थी। पर फिर अभी सितंबर 2024 में जगमीत सिंह ने अपना समर्थन वापस ले लिया है और 2025 में कनाडा में फिर से चुनाव है। और ट्रूडो ये बात जानते हैं कि सरकार के पूर्ण बहुमत के लिए या तो जगमीत सिंह के साथ गठबंधन आवश्यक है या फिर खालिस्तान समर्थकों के वोट। और इसीलिए ट्रूडो भारत के खिलाफ इतना अधिक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। प्रोपेगेंडा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कनाडा ने जो कुछ भी कहा है उसका कोई प्रूफ आज तक प्रस्तुत नहीं किया है। निज्जर का केस कनाडा के कोर्ट में चल रहा है और उसका निर्णय अभी तक वहां के कोर्ट ने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी कनाडा भारत को गिल्टी प्रोनाउंस कर रहा है। तो इसीलिए ये प्रोपेगेंडा है। तो भाई इन सभी बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो आज के समय में भारत और कनाडा के जो संबंध हैं वो अपने न्यूनतम स्तर पर हैं और इन तनावों का जो असर है वो भारत और कनाडा के संबंधों पर, उनके ट्रेड्स पर क्या होगा वो आगे देखेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि खालिस्तान को सपोर्ट करना क्या कनाडा के लिए सही रहेगा या नहीं। तो चलते हैं अगले चैप्टर में। देखिए, जब रिश्तों की दीवार में दरार आती है ना तो उसका असर दिखता है, लेकिन यहाँ तो रिश्तों की दीवार को तोड़ दिया गया है, तो ऐसे में असर दिखेगा ही दिखेगा। पर अब ये देखते हैं कि असर ये कितना गहरा है। अगर हम व्यापार के क्षेत्र में देखें तो इसमें अभी तक कुछ भी खास असर नहीं दिखा है, क्योंकि कनाडा के साथ भारत के रिश्ते कुछ समय से खराब ही चल रहे हैं। परंतु पिछले साल के मुकाबले इस साल व्यापार 8.3 बिलियन से बढ़कर 8.4 बिलियन जरूर हो गया है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे ये विवाद आगे बढ़ेगा वैसे वैसे व्यापारिक रिश्तों में भी कमजोरी आएगी। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा है कि आर्थिक गिरावट से बचने के लिए सावधानी पूर्वक समस्या का समाधान निकालना होगा, नहीं तो नुकसान की स्थिति बन सकती है। और ज्यादा नुकसान जो है ना वो कनाडा का होगा। वो जानते हैं क्यों। देखिए, कनाडा ना पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहा है और अपने देश में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले लोगों को पालकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। पाकिस्तान के हालात इस समय किसी से छुपे हुए नहीं हैं। वहां आज भी जो हो रहा है उसके पीछे रेडिकलाइजेशन सबसे बड़ा कारण है। ये सब सिर्फ आतंकवादियों को समर्थन और अपने देश में उनको सुरक्षा देने की वजह से हो रहा है। वहां पर खालिस्तान की वजह से कनाडा की इमेज भी खराब हुई है और कुछ स्थानों पर इसे नया पाकिस्तान या फिर वेस्ट वर्जन ऑफ पाकिस्तान भी बोला जाने लगा है। यहां तक कि पाकिस्तान के सबसे चर्चित मीडिया हाउस डाउन ने भी इस पर आर्टिकल लिखा है, जिसके लिए वो सीधा सीधा कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को दोषी मानता है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी इमेज खराब की थी ना, कनाडा भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर चल रहा है, कट्टरपंथी के रास्ते पर चल रहा है। अपने घर के पीछे सांप पाल रहा है, जो कनाडा के लिए आने वाले समय में अभिशाप से कम नहीं होगा। अब अगर हम यदि देखें तो इन रिश्तों के खराब होने से कनाडा को आर्थिक रूप से कैसे नुकसान होगा, तो हम सबको ये पता है कि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसमें से अधिकतर स्टूडेंट्स हैं जो हर साल लाखों की संख्या में बाहर पढ़ाई करने जाते हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत के टोटल 13.35 लाख स्टूडेंट्स विदेशों में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से 4,27,000 स्टूडेंट्स कनाडा में रह रहे हैं। कनाडा में भारतीय स्टूडेंट्स के नंबर में काफी उछाल देखने को मिला है। भारतीय स्टूडेंट्स की जो संख्या साल 2000 में 2081 थी कनाडा में, वो 2021 आते आते 1,28,928 हो चुकी है। अब ऐसे में ये स्टूडेंट्स ना सिर्फ वहां पर रहते हैं बल्कि काफी पैसे भी खर्च करते हैं। इससे फायदा जो होता है ना वो कनाडा की इकोनॉमी को होता है। अब अगर कनाडा इन स्टूडेंट्स को जाने से वहां पर रोकेगा तो नुकसान उसी का होगा, क्योंकि पैसे खर्च करके जाने वाले सभी स्टूडेंट्स कनाडा नहीं तो कहीं और स्टडी कर लेंगे। कनाडा के साथ रिश्ते खराब होने से भारत को भी इन्वेस्टमेंट आने में दिक्कत होगी, पर भारत इतनी बड़ी मार्केट है तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। पर जो सांप कनाडा पाल रहा है ना अपने पिछवाड़े में, कल वो उसके पिछवाड़े में डसेंगे। भारत ने अपने सभी राजनयिकों को वापस बुलाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि वो किसी भी देश के सामने अपनी संप्रभुता के लिए नहीं झुकेगा, तो चाहे इसके लिए किसी देश के साथ संबंध खराब ही क्यों ना करने पड़े। भारत पहले ही पाकिस्तान से सभी प्रकार के संबंध खत्म करके दुनिया को दिखा चुका है कि भारत को विकास की ओर बढ़ने के लिए किसी एक देश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कनाडा जो है वो पाकिस्तान नहीं है, परंतु ऐसे में सोचना यह भी चाहिए कि कनाडा को क्या चाहिए, आतंकवादी पालने हैं या दोस्ती। आप अपने विचार इस विषय पर कमेंट्स में हमें लिखकर बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। सपोर्ट करें हमारे कार्य को यूपीआई और पेट्रियन के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। सपोर्ट अवश्य करें। साथ ही साथ स्क्रीन पर जो दूसरा वीडियो दिख रहा है ना उसे अवश्य देखें। पुनः मिलते हैं
अगले एपिसोड में।